अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबात आपको फ़ेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के कनेक्टेड क्लासरूम प्रोजेक्ट में खुश आमदीद कहता हूँ। आप तमाम बच्चों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री ट्यूटर मोहम्मद इद्रीस। जो हम लास्ट लेक्चर चैप्टर 11 पढ़ रहे थे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जिसमें हमने एयर की कंपोजिशन सीखी थी और साथ में एयर पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स को डिस्कस किया था, और साथ में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे कि आपने सॉल्व करने हैं और उनको याद भी करना है। आज जो लेक्चर हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 11 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 1 एयर, और उसका जो टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम उसका टॉपिक देखेंगे और उसका SLO क्या है, पेज नंबर आपने कौन सा रखना है, टेक्स्ट बुक आपकी है, उसका पेज नंबर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आज हमने मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन को डिस्कस करना है कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और उसके सोर्सेज क्या हैं। उसके बाद जो उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, चैप्टर 11 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एयर, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 154 से 155, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज का जो लर्निंग आउटकम होगा इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको किस चीज़ का पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टेट द एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स क्या हैं एंड देयर एडवर्स इफेक्ट। एयर पोल्यूटेंट्स के जो हैं वो किस किस्म के, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो उनके बाद जो उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं कि वो माहौल को, लिविंग थिंग्स को क्या नुकसान देते हैं, वो हम सीखेंगे। इसका जो SLO नंबर है, ये जो मैं लिख रहा होता हूँ, ये आपकी आसानी के लिए है कि जो आपका करिकुलम होता है उसको आप मार्क करते जाएं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा SLO आपने अचीव कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसके जो सोर्सेज हैं उनको ज़रा स्टडी करते हैं, उसके बाद स्लाइड्स के ऊपर मैं आपको लेके आता हूँ और आपको डायग्राम से बताता हूँ कि सोर्सेज कौन कौन से हैं और ये मेन सोर्सेज में जो 2 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसके बाद जो पहली टाइप है उसमें कौन सी चीज़ें आती हैं और दूसरी टाइप है उसमें कौन सी चीज़ आती हैं। ये हम ज़रा 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा चैप्टर नंबर 11 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। सबसे पहले जो पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं, सबसे पहले पोल्यूटेंट्स ये क्या होता है, कंटामिनेशन इन एयर, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं हार्मफुल पार्टिकल्स इन एयर। अब ये क्या करते हैं, दैट काजेज एयर पोल्यूशन, अब अगर ये हवा के अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं तो वो क्या करते हैं, हवा की आलूदगी का बायस बनते हैं। तो देखते हैं ज़रा नेक्स्ट में कि जो सोर्सेज हैं, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सोर्सेज का जो मतलब है मंबा, ज़राए, कहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। इसको मैं अगर लिखूँ ओरिजिन, कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, इनका ज़रिया क्या है, तो सबसे पहले जो मेन सोर्सेज में अगर देखा जाए तो 2 सोर्सेज आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद हैं। पहला जो है ह्यूमन सोर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़, और दूसरा जो है दीज आर नेचुरल सोर्सेज। आपके बुक के अंदर जो पहला होगा वह नेचुरल रिसोर्सेज होगा, नेचुरल सोर्सेज, और दूसरा जो होगा ह्यूमन एक्टिविटीज़, को मैंने आगे पीछे कर दिया है। इससे आप नेचुरल सोर्सेज जो हो जाएंगे वो पहले हैं और उसके बाद जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो नंबर 2 पे है।
अब इसका मतलब भी मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। जो पहला हम सीखेंगे नेचुरल सोर्सेज, इसका मतलब है कुदरती तौर पे, कुदरती ज़राए से जो हासिल होते हैं। ठीक है, जो नेचुरल प्रोसेसेस से कंटामिनेशन आती है, पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, दीज आर नेचुरल सोर्सेज। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इंसानी ज़राए से आलूदगी होती है, जिसमें इंसान ज़िम्मेदार होता है आलूदगी का, दो ज़राए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल सोर्सेज के ऊपर कि कुदरती ज़राए से हमारा माहौल कैसे आलूदा हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करेंगे, दीज आर नेचुरल सोर्सेज। अच्छा, बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि ओवरऑल जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंसान की है, लेकिन कुछ कुदरती ज़राए से भी ऐसे फिनोमेनाज हो रहे हैं, ऐसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिससे हमारा माहौल आलूदा होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा माहौल जो है वो किस तरह आलूदा हो रहा है, जो कुदरती ज़राए से। अगर इनको हम कहें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस तो ये गलत नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, अच्छा, इस एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे रिएक्शन जो ख़ुद ब खुद हो रहे होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इनको होने के लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द, अगर आप अपने इर्द गिर्द गौर करें तो कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि स्पॉन्टेनियस हैं और नेचुरल सोर्सेज के ज़रिए हमारे माहौल को आलूदा कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो वोल्केनोज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं वोल्केनो, ये क्या करता है, एमिट गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो जो फॉर एग्ज़ाम्पल काउज़ हैं, काउज़ एंड टर्माइट्स, ये क्या करती हैं, एमिट CH4 इन एयर। मीथेन गैस ये क्या करती हैं, इमिट करती हैं। अब काउज़ और टर्माइट्स क्या हैं, काऊ का तो आपको पता होगा, टर्माइट हम किसे कहते हैं, दीमक को। इनके अंदर नेचुरल कुदरती तौर पे ऐसा होता है कि ये एग्जॉस्ट में मीथेन गैस इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ करती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या होगा, डस्ट जो फॉरेस्ट फायर है, फॉरेस्ट फायर का मतलब क्या है कि जो बच्चे ये पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मरी हो गया, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि चीड़ों को ख़ुद ब खुद आग लग जाती है। ये मारगला की पहाड़ियों पे बाज़ औक़ात आग लगी होती है। इसका क्या मतलब होता है कि ख़ुद ब खुद कोई बंदा अगर आग लगाए ना भी, तो वो कुदरती तौर पे इतना टेम्परेचर हो जाता है कि कुछ प्लांट्स को ख़ुद ब खुद आग लग जाती है। तो जंगलात को जब आग लगती है तो इससे भी किस चीज़ की एमिशन होती है। अब फॉरेस्ट फायर क्या करता है, एमिट्स गैसेस जो कि आपके माहौल को आलूदा करते हैं। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल डस्ट स्टॉर्म हो जाता है। डस्ट स्टॉर्म, ये सारी चीज़ें, डस्ट स्टॉर्म हो गया, डस्ट पार्टिकल, हवा चलती है और जो डस्ट पार्टिकल हैं आपके माहौल के अंदर आ जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या करती हैं, कुदरती ज़राए से आपके माहौल को आलूदा कर रही होती हैं। इसके बाद अगर मैं एक और बात आपको यहाँ पे बताऊँ कि जब गरज चमक होती है तो उस दौरान इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है। तो दो गैसेस जो कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन O2 ये रिएक्ट कर जाती हैं। रिएक्ट करने से क्या बनता है इनसे, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क, इससे क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड किस में इन्वॉल्व होता है, एसिड रेन के अंदर। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे जो कि कुदरती तौर पे माहौल को आलूदा करते हैं। अब ज़रा जाते हैं जो दूसरे पॉइंट के ऊपर जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे माहौल को आलूदा कर रही होती हैं। तो पॉइंट नंबर 2 पे मूव करते हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट है, दिस इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अच्छा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बहुत सारी बातें हैं कि इंसान अपने माहौल को कैसे आलूदा कर रहा होता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ कि हम जो है आग जलाते हैं घरों के अंदर। ठीक है, आग क्या होता है कि हम कार्बन को, कोयले को, लकड़ी को जला रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन अगर हम क्या रखते हैं, एक्सेस के अंदर रखते हैं, एक्सेस के अंदर रखते हैं, तो इससे जो गैस रिलीज़ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी CO2, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, अगर यही चीज़ हम क्या कर देते हैं, इसी को ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। ठीक है, लिमिटेड करेंगे तो इससे बनने वाली गैस जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, CO। अब ये गैस तो ग्रीन हाउस हो गई, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि पॉइजनस गैस है। ठीक है, ये जो है इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, दिस इज़, ये जो पॉइंट नंबर 1 होगा इसको हम क्या कहेंगे, बर्निंग प्रोसेस, बर्निंग, या फिर इसको क्या कहा जाता है, कंबस्चन। कंबस्चन, अब कंबस्चन का क्या मतलब है, कंबस्चन ऑफ, इसको हम ये भी लिख सकते हैं फॉसल फ्यूल्स, या बर्निंग ऑफ, या कंबस्चन ऑफ कोल। जो घरों में हम खाना बनाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, गांव के अंदर अभी भी आप चले जाएं तो बाज़ जगहों पे लकड़ी इस्तेमाल होती है, लेकिन बाज़ जो गांव हैं वो थोड़े से एस्टेब्लिश्ड हो गए हैं तो वो LPG या वहाँ पे गैस लाइन डली हुई है तो वो गैस को इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है, ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है तो ये इतनी ख़तरनाक गैस है कि ये हमारे ब्लड के साथ रिएक्ट करती है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो ये तो या तो कार्बोक्सी इसको कह सकते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, या इसको क्या कहा जा सकता है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है तो ब्लड क्लॉटिंग करना शुरू कर देता है और हमारा दम घुट सकता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अब सर्दियां शुरू हैं तो जो लोग घरों में ये कोयला इस्तेमाल करते हैं, कोयला, जैसे सर्दी पड़ रही है, बाहर बारिश हो रही है, इतनी ठंड है कि वो उन्होंने कच्चे घर जो होते हैं गांव के अंदर, तो वहाँ पे क्या करते हैं, अंगीठी के अंदर कोयला रख लेते हैं। आप खिड़कियाँ भी बंद कर देते हैं कि कमरा जो है वो गर्म हो जाए। अब वो अचानक से सो जाते हैं सोने से क्या होगा कि वो ख़ुद भी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, शुरू में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, लेकिन जब ऑक्सीजन लिमिटेड हो जाती है तो उससे बनने वाली जो गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अब वो तो इनहेल कर रहे हैं सोए में, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम तो काम कर रहा है। जब ये इनहेल करते जाएंगे, बॉन्डिंग होगी
तो क्या हो जाएगा, क्लाटिंग बनना शुरू हो जाएगी। यही सिस्टम हुआ था मरी में, जो स्याह फंस गए थे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया था, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को आलूदा कर रही हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में है फैक्ट्रीज़। पहले तो ये है कि हम डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ये जो बात हम करेंगे, डोमेस्टिक का सब स्टूडेंट्स को पता होगा। डोमेस्टिक लेवल जो होता है, आप घर में जो काम कर रहे होते हैं छोटे पैमाने के ऊपर, इससे भी क्या होगा, आलूदगी पैदा होती है या आलूद कंदगान पैदा होते हैं, पोल्यूटेंट्स पैदा होते हैं। तो ये है। अब ये है कि फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। अब इन फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो इनका एग्जॉस्ट होता है, जहाँ से स्मोक निकल रहा होता है, धुआं, इस स्मोक के अंदर तरह तरह की गैसेस हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फ़र डाइऑक्साइड है, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं। ये सारे ऑक्साइड्स क्या करते हैं, इंसानी ज़राए हैं जो कि क्या करते हैं, माहौल को आलूदा कर रहे होते हैं। क्योंकि फैक्ट्रियाँ जो इंसान ने लगाई हैं, रिएक्शन भी इंसान लगा रहा है, अब उसमें केमिकल कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं और उससे एज आ प्रोडक्ट एग्जॉस्ट में कौन सी गैसें निकल रही हैं। तो ये जो दूसरा पॉइंट भी लिखा है एट इंडस्ट्रियल लेवल, जो कि अब तीसरा अगर पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि जो व्हीकल्स हैं या मोटर कार्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मोटर कार्स या व्हीकल्स, अब ये गाड़ियाँ जो हैं, ये गाड़ियाँ भी क्या करती हैं, एग्जॉस्ट में डिफरेंट गैसेस रिलीज़ करती हैं। इसके भी जो स्मोक होगा, जहाँ से इसका गैसेस निकल रही हैं, वहाँ पे भी डिफरेंट गैसेस हो सकती हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं। अब बाज़ औक़ात आपने देखा, ये 3 मैंने मेन सोर्सेज लिखे हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के तौर पे उभरते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की होगी कि बाज़ दफ़ा गाड़ियों के साइलेंसर जो होते हैं वो आवाज़ें निकाल रहे होते हैं ठक ठक की। वो क्या होता है, वो नॉकिंग होता है। उसमें जो अनबर्न पेट्रोल होता है, जो फ्यूल होता है, वो मुकम्मल तौर पे जलता नहीं है। उसमें जो गाड़ी का इंजन होता है वो एफिशिएंट नहीं होता, वो मुकम्मल तौर पे पेट्रोल को जलाता नहीं है। तो उससे क्या होगा, जो पेट्रोल ज़ाया हो रहा है वो सलेंसर से आउट होगा, मतलब इंजन उसको ज़ाया कर रहा है, और जब वो सलेंसर तक पहुंचेगा तो आपको आवाज़ें आएंगी ठक ठक की, और उसको हम क्या नाम देते हैं, नॉकिंग। इससे भी क्या होता है, माहौल जो है वो आलूदा होता है। ये जो थे मेन सोर्सेज। अब मैंने आपके लिए डायग्राम के ज़रिए इस लेक्चर को थोड़ा सा इन्हांस किया है कि आप डायग्राम्स को देखें और ये जो मेन सोर्सेज हैं, और उसके बाद मैं इन डायग्राम्स के बाद एक टेबल पे जाऊंगा, 2-3 मिनट आपके लूँगा वहाँ पे, और आपके साथ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करूँगा। जो सेल्फ़ असेसमेंट है 11.4, वो साथ साथ मैंने उस स्लाइड के ऊपर नंबर भी डाले हुए हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है, उनके आंसर भी मैंने साथ साथ लिखे हुए हैं, वो भी आपके के लिए मौजूद हैं। आप उनको गौर से देखिएगा। अब ज़रा आते हैं स्लाइड्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने जितने बातें की हैं उनको मैंने यहाँ डायग्राम के ज़रिए आपके सामने रखा है। आप तमाम बच्चे, तमाम स्टूडेंट्स अगर इन पे गौर करेंगे तो जितनी मैंने बातें की हैं वो आपके सामने एक पिक्चर के अंदर आई हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले है आपका जो नेचुरल सोर्सेज का पहला पॉइंट लिखा होगा फॉरेस्ट फायर। ये आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा होगा कि जंगलात को आग लगी हुई है। आग लगना, इसका जो केमिस्ट्री में इसे प्रोसेस कहा जाता है कंबस्चन से गैसेस रिलीज़ होती हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है। उसके बाद डस्ट स्टॉर्म आपको नज़र आ रहा है, जैसे जक्कड़ होता है,
आंधी चलती है तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये गर्द गुबार जो है वो सारा एटमॉस्फेयर के अंदर आ रहा है, आपका इन्वायरमेंट, आप इसमें सांस नहीं ले सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आंधी चल रही हो या तेज़ हवा चल रही हो बारिश से पहले, तो गर्द गुबार उड़ता है, तो क्या हम उस गर्द गुबार में सांस ले सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि हम उसमें सांस नहीं ले पाएंगे। उसके बाद वोल्केनो एमिशन, ऐसी जगह जहाँ पे लावा मौजूद होता है, आतिश फिशां पहाड़ फटते हैं तो वहाँ से आग निकलती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये फायर जो है वो इस पहाड़ को फाड़ के बाहर निकल रही है, और इससे क्या होगा कि यहाँ से डस्ट पार्टिकल गैसेस रिलीज़ होंगी और ख़तरनाक पॉइजनस गैसेस रिलीज़ होंगी जो इंसान के एनवायरनमेंट को तबाह करके रख देंगी, और इसके करीब बसने वाले लोग जो अच्छी सेहत है वो ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे और उनकी सेहत जो है वो दिन ब दिन ज़ाया हो जाएगी। इसको भी हम देखेंगे, एक स्लाइड मैंने आपके लिए रखी है कि अगर वोल्केनो एमिशन होता है तो वहाँ से कौन कौन सी गैसेस रिलीज़ होती हैं और उनकी इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। होप्स हो कि आपने इसको अच्छी तरह देख लिया होगा। अच्छा, नेक्स्ट में मैंने एक बात की थी कि काऊ एमिट्स मीथेन गैस, और उसके बाद टर्माइट्स एमिट्स मीथेन गैस। तो ये आपको दीमक नज़र आ रहा है पिक्चर में कि ये इनका अल्लाह ताला ने ऐसा जो सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें क्या होता है एक्सक्रीशन में कि ये रिलीज़ क्या करती हैं, CH4 गैस। मीथेन गैस का आपको फार्मूला ये नज़र आ रहा होगा, इसको मैं मज़ीद ठीक करके लिख देता हूँ, CH4। जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे इंसान है वो कौन सी गैस रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि ये जो एनिमल आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बताए गए हैं जो नेचुरल सोर्सेज के तौर पे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, वो CH4 गैस रिलीज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे गाय को दिखाया गया है और इसके इर्द गिर्द जो मालिक्यूल दिखाए गए हैं वो CH4 के दिखाए गए हैं। इसी तरह से टर्माइट्स जो हैं मीथेन ये भी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगली स्लाइड्स के ऊपर जाते हैं। अच्छा, मैंने आपके बुक के अंदर एक लाइन लिखी होगी कि जो गैसेस एमिशन होता है वोल्केनो से, वो कौन कौन सी गैसेस हैं। तो यहाँ पे हम उन गैसेस को एक स्लाइड के ज़रिए डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मॉइस्चर हो सकता है, मॉइस्चर मीन के जो वाटर वेपर्स हैं वो हो सकते हैं। सबसे पहले CO2 हो सकता है, उसके बाद HF हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो सकता है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड हो सकता है, इसमें एसिड्स के पार्टिकल हो सकते हैं, सल्फेट हो सकता है, ऐश हो सकती है, और इसमें मेटल्स भी हो सकते हैं। कुछ ख़तरनाक मेटल्स भी हो सकते हैं जो अगर आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती जाए तो ये डिपॉज़िट होना शुरू हो जाते हैं और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके जो लंग्स हैं और आपकी किडनीज़ जो हैं वो फेल हो जाएंगी। आपका सारा जो इंटरनल सिस्टम है वो वीक होते होते ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले अगर यही पार्टिकल पानी के अंदर चले जाते हैं, कंटामिनेशन ऑफ वाटर सप्लाईज़ एंड क्रॉप्स, अगर आप फसलों को यही पानी देते हैं, यही जो इसने कहा है कि अगर ये पार्टिकल्स जो जितने भी गैसेस हैं या मेटल्स हैं आपके पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वही पानी हम ज़मीन से निकाल के पी रहे होते हैं। अगर उस पानी के अंदर डिज़ोल्व सॉलिड्स आ जाते हैं तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। डिज़ोल्व से भी पहले डिपॉज़िट होना शुरू हो जाते हैं। हमारे गुर्दे जो हैं उनको फ़िल्टर करने से कासिर होना शुरू हो जाते हैं, तो गुर्दे आखिरकार आपके जो किडनीज़ हैं वो फेल हो जाएंगी। उसके बाद इससे इफ़ेक्ट क्या होगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, इंजेक्शन कर सकते हैं। इससे बीमारियां क्या हो सकती हैं, सबसे पहले आपका ओकुलर इफ़ेक्ट हो सकता है, आपकी आइज़ जो है वो ख़राब हो सकती हैं, आपको नज़र का मसला हो सकता है। उसके बाद जो है डेंटल एंड स्केलेटल इफ़ेक्ट, सबसे पहले आपके जो दांत हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं, आपके दांत जो हैं वो क्रूड होना शुरू हो जाएंगे, रप्चर होना, टूट जाएंगे या कमज़ोर हो जाएंगे। उसके बाद स्केलेटल इफ़ेक्ट, स्केलेटल इफ़ेक्ट का क्या मतलब हुआ कि आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, आपके अंदर कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाएगी।
उसके बाद रेस्पिरेटरी इफ़ेक्ट्स, मैंने आपको पहले बताया कि जितनी गैसेस हैं वो सबसे पहले इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करती हैं। इंसान का जो सांस लेने का अमल होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। लंग्स जो हैं अगर आपके वीक हो जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन ख़त्म हो जाएगी या वीक हो जाएगी, क्योंकि फेफड़े ही हैं जहाँ से खून जो है वो ताज़ा ऑक्सीजन को एब्ज़ॉर्ब करता है और गंदा खून आके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है। तो ये जो थी, अब वोल्केनो जिन ममालिक के अंदर ये लावा फटता है, कुछ ऐसे इस कुरा अर्ज़ पे ममालिक मौजूद हैं जो उस लाइन के ऊपर मौजूद हैं जहाँ पे वोल्केनो आतिशफ़िशां मौजूद होता है। जब वो फटता है तो उससे गैसेस रिलीज़ होके उनके एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं और वो लोग इससे अफेक्ट होते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो पॉइंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ह्यूमन एक्टिविटीज़। कंसेप्ट असेसमेंट 11.4 का जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स एट डोमेस्टिक लेवल। मैंने आपसे बात की थी कि घरों में हम खाना बनाने के लिए बाज़ जगहों पे जो है वो गैस आ चुकी है, LPG गैस लाइन भी मौजूद है, लेकिन फिर भी जब कंबस्शन होगी तो उससे गैसेस रिलीज़ होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होगी। लेकिन जो घरों में हम गांव के अंदर या बाज़ जगह ऐसे भी हैं जहां अभी भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जंगलात को काट के आप घरों में खाना बनाते, खाने के अलावा भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे ज़्यादा धुआं निकलता है। तो वो धुआं कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो आपके एनवायरनमेंट को आलूदा करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कंसिडर किया जाता है जो ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन को लिमिटेड कर देते हैं, मैंने आपको बताया था जो लोग घरों में ये कोयला वगैरह रख लेते हैं उससे भी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है और फ़ौरन क्या होता है वो क्लाटिंग होती है और वो दम घुटने का बायस बनती है और इंसान की डेथ हो सकती है। नंबर 2 पे आ जाएं, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स एट इंडस्ट्रीज़। अब फॉसल फ्यूल्स मैंने आपको बताया था, फ्यूल्स बेसिकली फ्यूल्स जो कि फॉसल से ऑब्टेन होते हैं, जानवरों की बाकियात से ऑब्टेन होते हैं। इसमें क्रूड आयल ज़मीन से निकाला जाता है। क्रूड आयल एक मादा होता है, विस्कस गाढ़ा मादा होता है, और इसको हम क्या करते हैं, हीट करके इसकी डिस्टिलेशन की जाती है। डिस्टिलेशन मीन कि इसके जो पार्ट्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, उसको ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट आउट करके हम अपने इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। उसमें पेट्रोल हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, डीज़ल हो सकता है, हाई ऑक्टेन हो सकता है, जो डिफरेंट इंजन के लिए सूटेबल होता है। अब बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स एट इंडस्ट्रीज़, आपको नज़र आ रहा होगा कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ही कंडेंस स्मोक यहाँ पे आपको इस एरिए में नज़र आ रहा होगा। इस स्मोक के अंदर तरह तरह की गैसेस शामिल हो सकती हैं, जैसे मैंने वहाँ पे ज़िक्र किया, SO2 हो सकता है, CO2 हो सकता है, CO हो सकता है, इसमें मॉइस्चर हो सकता है। तो ये गैसेस एसिड रेन में का सबब भी बनती हैं और आपके एनवायरनमेंट को आलूदगी की तरफ ले के जा रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद पोल्यूशन फ्राम मोटर व्हीकल्स। आजकल जो हम एडवांसमेंट की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कि माहौल दुश्मन उनको कह सकते हैं, कि वो माहौल के अंदर उनका जो साइलेंसर है, जो एग्ज़ास्ट यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि इस गाड़ी का जो एग्ज़ास्ट है, यहाँ से ये धुआं आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जैसे ये मोटर बाइक पैसेंजर है, यहाँ पे मोटर बाइक है, अगर इसने मास्क वगैरह ना पहना हो, ठीक है, या कोई पैदल पेडेस्ट्रियंस जा रहे हो, तो क्या वो इस माहौल के अंदर सरवाइव कर सकते हैं, चल सकते हैं? वो तो गंदगी को इनहेल करेंगे और उनका जो सारा सिस्टम है, सबसे पहले आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होगा। अगर आपके फेफड़े ही ख़त्म हो जाते हैं तो आप सांस कैसे, ताज़ा ऑक्सीजन कैसे लेके जा सकेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये काम करना चाहिए कि ऐसी गाड़ियाँ जो कि माहौल में आलूदगी का बायस बनती हैं, तो उन पे पाबंदी लगनी चाहिए। बेसिकली हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि ऐसी बसेस चल रही हैं जो कि बैटरीज़ के ऊपर चलती हैं, लेकिन फिर भी हमारे माहौल में ऐसी गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि इस तरह का एग्ज़ास्ट रिलीज़ करती हैं और उनसे उनके एग्ज़ास्ट धुआं निकल रहा होता है, ठीक है। तो आपने भी जब इस सबक को आप सीखें तो आप दूसरों को भी
दूसरों तक भी ये बात पहुंचाएं कि आपने अपने माहौल को कैसे कंजर्व करना है, कैसे बचाना है। अगर आप बचाएंगे नहीं तो कुदरत जो है वो बड़ा सख्त बदला लेती है, वो बदला ले रही है कि हम तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं बार बार। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, कुछ गैसेस हैं जो कि हमारे माहौल का हिस्सा बनती हैं, जो आपके सामने नज़र आ रही हैं। सबसे पहले जो गैस है वो अगर हम यहाँ पे एक लिखें, अगर मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन एक्सेस में होती है तो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ऑक्सीजन को लिमिट कर देते हैं, मैं आपको रिएक्शन बता चुका हूँ लिमिट कैसे हो सकती है। ऑक्सीजन लिमिटेड हो गई तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। अगर सल्फ़र का कोई कंपाउंड जल रहा है तो वहाँ से क्या चीज़ रिलीज़ हो सकती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन ऑक्साइड को फिर अगर माहौल में ऑक्सीजन मिल जाती है तो यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब नाइट्रोजन का ऑक्साइड कैसे आता है, या तो ये कंबस्शन से आ सकता है या फिर इलेक्ट्रिक आर्क, जो कि थंडरस्टॉर्म में बिजली गरजती है, चमकती है। अगर लैब में इन दोनों गैसेस को आपने कंबाइन करना होता है तो फिर हमें ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक आर्क हो और ये दोनों गैसेस एक दूसरे के करीब ला के इनको जो ही हम शोला प्रोवाइड करेंगे तो ये दोनों गैसेस मॉलिक्यूलर हालत में रिएक्ट करेंगी और किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं। अच्छा, ये टेबल है 11.4 कंसेप्ट असेसमेंट क्वेश्चन 3। जो आपकी कंसेप्ट असेसमेंट है क्वेश्चन नंबर 3, उसका ये आंसर मौजूद होगा। इसको अगर हम देखें तो उसमें इसने कहा है कि आप 3 जो पोल्यूटेंट्स हैं, नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 2 सल्फ़र डाइऑक्साइड, नंबर 3 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसको उसने फार्मूले की फॉर्म में लिखा है CO सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 और उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखता है या नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखता है। इसको मैं लिख देता हूँ NOx। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं। तो बाज़ दफ़ा इनको हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लिख देते हैं या NO नाइट्रिक ऑक्साइड लिख देते हैं या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिख देते हैं। उसने पूछा ये है कि इनके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, आपने सिर्फ ये कॉलम इसमें आपने याद रखना है कि सबसे पहले जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इससे हेडेक हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। ठीक है, मैंने आपको डेथ क्यों हो सकती है कि ये हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्डिंग करके डीऑक्सी हीमोग्लोबिन वहाँ पे ऑक्सीजन को कम कर देता है, जिससे क्या होता है क्लाटिंग प्रोड्यूस होती है और इंसान की डेथ हो सकती है। उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड है, प्रोडक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपने देखनी है। मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इसमें क्या होता है कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, ब्रोंकाइटिस में क्या होगा कि आपकी जो सांस की नाली है, यहाँ पे रेशा जिस तरह नहीं खड़ खड़ की आवाज़ें आ रही हैं, आपकी जो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी आपके विंड पाइप के अंदर, एम्फिसीमा, आपको नमूनिया और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो आपके जो एम्फिसीमा के अंदर जो आपकी जो एयर सैक्स हैं लंग्स के अंदर वो डैमेज हो जाती हैं, ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही होती। लंग्स कैंसर, आपके फेफड़ों के अंदर कैंसर हो सकता है, ऐसे ऐसे ज़ख़म हो सकते हैं जिनकी रिकवरी मुश्किल हो जाती है, जो कि लीडिंग टू डेथ हो सकती है। एसिड रेन एंड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या हो सकता है, आपको कफ हो सकता है, हेडेक, लंग डिजीज़, एसिड रेन एंड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन या सल्फ़र के ऑक्साइड इन्वॉल्व होते हैं वो एसिड रेन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स आपको किसी हद तक अंदाज़ा है। अच्छा, ये कंसेप्ट असेसमेंट थी, राइट 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। ये मैंने आपकी स्लाइड के साथ साथ ना नंबर डाले हुए हैं कि ये पार्ट किसका आंसर है, ये पार्ट किसका आंसर है, और साथ साथ मैं आपको किसी हद तक गाइड भी करता रहा हूँ। तो आपने ह्यूमन एक्टिविटीज़ में से 3 पॉइंट और साथ साथ में आपको बोर्ड के ऊपर भी 1 2 3 करके मैंने आपको बताया था। उसके बाद राइट 3 नेचुरल प्रोसेसेस दैट आर कंट्रीब्यूटिंग इन एयर पोल्यूशन। अब आपने कुदरती ज़राए से 3 कुदरती ज़राए लिखने हैं जिससे हमारा माहौल आलूदा हो रहा है। ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ लास्ट स्लाइड के अंदर भी, और बोर्ड के ऊपर भी मैंने थोड़ा बहुत आपको गाइड किया था। उसके बाद लिस्ट मेन सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट्स। अब जो तीसरा पॉइंट है SO2, CO और NO2,
यहाँ पे उसने लिखा था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में आपको NO2 लिखना है उसके हार्मफुल जो मैंने आपको बताया था हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। यहाँ पे जो है मेन सोर्सेज, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, तो मैं दूसरी स्लाइड पे वापस जाता हूँ। तो जो है दिस इज़ मेन सोर्सेज, सॉरी मेन सोर्सेज का आपने ज़िक्र करना है। तो यहाँ पे मेन सोर्सेज के हवाले से आपका ये कॉलम बनेगा। ये वाला कॉलम आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। लास्ट में आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट का बताया था, ठीक है। अच्छा, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने जो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन है उनको सीखा, जो मेन सोर्सेज हैं ऑफ एयर पोल्यूशन, जिसमें हमने नेचुरल सोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस किया और आपकी एक कंसेप्ट असेसमेंट 11.4 को भी आपके सामने रखा और उनके आंसर भी आपके साथ डिस्कस किए। और आपको मैं ये नसीहत करता चलूँ कि इन क्वेश्चंस को आप नोट्स के तौर पे अपने पास लिख लिया करें, ताकि आप जब रिवीजन करते हैं तो आपके पास नोट्स बने होते हैं, तो आप उनसे अच्छी तरह रिवीजन कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। कल एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।